तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम जी बूस्टर सीरीज में। और आज भी प्रीवियस पेपर कवर करेंगे आपके CHSL 2024 का। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भाई, CHSL हो गया, CP हो गया, फेस 12 हो गया, इन सबके क्वेश्चन पेपर जरूर कवर कर लेना जो भी CGL या फिर CHSL टायर 2 देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सारे प्रीवियस पेपर कवर करने हैं और 2024 के स्पेशली वो एक बार गो थ्रू जरूर करना है सारे क्वेश्चन से। ठीक है, और तो ये 9 जुलाई का पेपर था आपका, शिफ्ट 4th है ये। ठीक है, 5:15 का टाइमिंग है, तो शिफ्ट 4th है। और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले सेंसस 2011 से क्वेश्चन आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेंसस का। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गया, आपके डांसेस, फेस्टिवल, घरानास, ये सारे स्टेटिक पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया पॉपुलेशन अकाउंट्स टू द डैश वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज थी? 10, 15, 20 या 17.5? करेक्ट आंसर है 17.5%। ठीक है, और वैसे टोटल इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1.21 बिलियन थी। अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए मेल्स एंड फीमेल्स की, तो मिलियंस में आप देख सकते हैं मेल्स की 623.7 मिलियन थी, एंड जो फीमेल्स की थी 585.5 मिलियन थी। ठीक है, अगर आपसे एरिया वाइज पूछा है, एरिया वाइज परसेंटेज कितना था? वैसे इंडिया का एरिया वाइज 2.4% है ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन है। और सेंसस से क्या? अच्छा, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेंसस, तो फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था लॉर्ड मायो के द्वारा। ठीक है, बट ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। और एक फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस अगर पूछा जाए, ये लॉर्ड रिपन ने करवाया था 1881 में। तो ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था आपका। ठीक है, और 2011 के सेंसस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए। ये कौन से नंबर का फिफ्थ सेंसस था? 15 सेंसस था। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल वो कराता है। उस टाइम पे CM चंद्रमौली थे। और और इसमें क्या है, इसका मोटो पूछ लेते हैं, आर सेंसस आर फ्यूचर इसका मोटो होता है। बाकी आपको इसकी पॉपुलेशन वाइज सब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले स्टेट को कवर करते हैं। स्टेट में हाईएस्ट यूपी की है, एंड अगर आपसे लोएस्ट पूछा जाए तो इट इज़ सिक्किम। ठीक है, वैसे यूनियन टेरिटरी का देखते हैं। अगर आपसे हाईएस्ट पूछा जाए तो दिल्ली का है, एंड अगर आपसे लोएस्ट पूछा जाए तो इट इज़ लक्षद्वीप। ठीक है, ऐसे ही स्टेट हो गया, यूटी हो गया। एक डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी। हाईएस्ट में आपका महाराष्ट्र का थाने, थाने डिस्ट्रिक्ट। एंड अगर आपसे लोएस्ट पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली। ठीक है, अगर आपसे सिटी में हाईएस्ट पूछा जाए तो वो मुंबई होता है। ठीक है, मुंबई एक बार रिपीट हो चुका है अभी रिसेंट किसी एग्जाम में। और कुछ तो यही सारा इंपॉर्टेंट है, सेंसस का पूरा कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। ये सब था पॉपुलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन से आर्टिकल है भाई? इजी क्वेश्चन, 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स में कवर किए जाते हैं। एंड कौन से पार्ट में? इट इज़ फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को मैग्ना कार्टा बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। सारे आपको वैसे तो एक ट्रिक्स भी होती है, सारे आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वलिटी है, इसके अंदर ही सारे पता होने चाहिए। जैसे EPOUT है, इसके लिए मैंने अलग से एक्सप्लेनेशन दिया है, इक्वलिटी, प्रोहिबिशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल सबोल्यूशन। तो ऐसे अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऐसे आपको सारे इंडिविजुअल राइट्स आपके पता होने चाहिए। 1922 फ्रीडम के बारे में, ऐसे 23 से 24 का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, 29 से 30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है, और 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ठीक है, हमारे पहले फंडामेंटल राइट 7 होते थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था। ये पूछ लिया जाता है राइट टू प्रॉपर्टी अभी करेंटली कौन से आर्टिकल में है। ये पहले जो आर्टिकल 31 था, एंड एट प्रेजेंट ये आर्टिकल 300A है। ठीक है, ये पार्ट 12 में होता है। आर्टिकल 300A है। राइट टू प्रॉपर्टी था, किससे रिमूव हुआ था अगर ये पूछा है तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। ठीक है, इसको रिमूव करके आर्टिकल 300A में डाल दिया था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट। तो अभी भी ओलंपिक्स चल रहे हैं हमारे, तो पूछा है कि कौन सा ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है इसमें। तो कौन सा नहीं है? इजी क्वेश्चन है भाई, क्रिकेट नहीं है हमारा, है ना। क्रिकेट इज नॉट पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, वैसे 2028 में शायद ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स आर रिच विद डैश मटेरियल डिपॉजिट। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है? सॉरी, किसके ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं? कोल वगैरह के हैं, मिनरल्स वगैरह में, है ना। कोल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज सस्पेंशन ऑफ डैश इन वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, क्या है? वाइट सब्सटेंस होता है, मिल्क की सस्पेंशन, है ना। क्या होता है? MgOH द होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, शतांतरी वीणा मीनिंग अ वीणा विथ 100 स्ट्रिंग्स इज एन एंशिएंट संस्कृत नेम ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो शतांतरी वीणा क्या होता है भाई? संतूरी होता है ना, स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं संतूर के, आपने देखा होगा। तनपुरा क्या होता है? तनपुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये एक्चुअली में जैसे होता है ना प्ले कास्ट में, बैकग्राउंड का एक तरह म्यूजिक है, इसमें कोई मेलोडी नहीं होती है, बट एक तरह से सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हिंदुस्तानी म्यूजिकल और कार्नेटिक म्यूजिक दोनों में बहुत प्रीडोमिनेटली यूज होता है? तो ये तानपुरा ही है, ठीक है। संतूर शतांतरी वीणा बता दिया, इसका इंपॉर्टेंट आपके सारे एक्सपोनेंट याद होने चाहिए, जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा, ही रिलेटेड विद संतूर, ठीक है। सारंगी से पूछा जाए इस्ताद बिंदु खान हो गए। सरोद से पूछा जाए, सरोद की एक ट्रिक होती है, सॉरी ट्रिक होती है, खान नाम से मैंने बताया, 3 नाम होने चाहिए, तीनों नाम आपको पता होने चाहिए जहाँ आपको खान दिख जाए। जैसे अली अकबर खान हो गए, एक हो गए अलाउद्दीन खान, एंड एक हो गए अमजद अली खान। ऑल 3 आर रिलेटेड विद सरोद, ठीक है, सरोद वादक से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूल्स लेड डाउन बाय द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ गोल लाइन इन फुटबॉल। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? मैक्सिमम लेंथ भी बतानी चाहिए, मिनिमम लेंथ भी बतानी चाहिए। अब ये बच्चे में कंफ्यूज ना आ जाए, गोल लाइन वैसे ऑप्शन दिया नहीं गया है, अगर 120 मीटर दिया जाता है तो बच्चे वो भी टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये गोल लाइन की पूछ है, ठीक है, गोल लाइन की अलग होती है, ये 90 मीटर होती है। अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए तो ये 45 मीटर होती है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है, लेंथ पूछ सकता है, गोल की लेंथ, स्टेडियम की जो लेंथ होती है टच लाइन वाली, उसकी लेंथ पूछ सकता है, जो मैक्सिमम होती है 120 मीटर। मैक्सिमम टाइम्स यही पूछा जाता है 120 मीटर, ठीक है। ये मैंने बता दिया मैक्सिमम। अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए तो इट इज़ 90 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स में अभी कुछ चेंज हुआ है पैटर्न, कि जो स्पोर्ट्स में ना एक स्पोर्ट्स पकड़ के सॉरी एक स्पोर्ट्स पकड़ के उसमें काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको देखो, एक तो CHSL में अभी जो रिसेंट में पेपर हुए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, जैसे क्रिकेट में बेल पूछ ली गई है, बेल की लेंथ पूछ ली गई है, गोल पोस्ट के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, गोल पोस्ट के कलर के बारे में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, कार्ड्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फुटबॉल में कार्ड्स होते हैं या फिर हॉकी में कार्ड यूज़ होते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसके लिए एक तो पिनिकल में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, अलग से उसमें सेक्शन है, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा भी फेस 12 हो गया, CHSL हो गया, और जो अभी आपका CBO का पेपर हुआ है उसमें भी आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसमें से आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, अभी CHL में भी रिपीट होंगे, ठीक है। एक ट्रेंड बन गया है, तो स्पोर्ट्स से थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर पासिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स में पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल था ये बंगाल का, ठीक है। और कौन सा एक्ट किया था? रेगुलेटिंग एक्ट किया था 1773 में, ठीक है। इसी के टाइम पे मराठा वॉर हुई थी, इन्हीं के टाइम पे मराठा वॉर हुई थी। कब हुई थी? 1775 की टाइम पीरियड था, ठीक है। एक मराठा वॉर होती है, एक थी और क्या होता है, एक तो पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था इस टाइम पे, जो 1784 में हुआ था, 1784 में पास हुआ था अपना। एक ट्रीटी ऑफ सालबाई भी है, जो साइन हुई थी इनके टाइम पीरियड में 1782 में, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स से क्या इंपॉर्टेंट है? एक इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एबॉलिश किया था किसको? डुअल सिस्टम को, जो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, ठीक है। उसको इन्हीं के द्वारा एबॉलिश किया गया था। तो यही सब है, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स का। एंड इसका करेक्ट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे बंगाल के 1773 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाइगा इज द फोक म्यूजिक ऑफ बाइगा ट्राइब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बाइगा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है मध्य प्रदेश की, ये पता होना चाहिए। बाइगा ट्राइब से बहुत सारे क्वेश्चन और पूछे गए हैं, इनके डांसेस पे क्वेश्चन आया है। एक बहुत फेमस डांस है ददारिया डांस, SSC में रिपीट हो चुका है। पूछा जाता है कौन सी ट्राइब्स इसको परफॉर्म करती है, तो ददारिया ट्राइब्स इज रिलेटेड टू बाइगा ट्राइब्स, ठीक है। नाम भी रिलेट हो रहा है तो याद कर सकते हैं, हमें ईजी है, ठीक है। एक कर्मा डांस होता है बहुत फेमस, कर्मा डांस, और एक फाग होता है, एक साइला होता है, ये सारे डांस होते हैं, ये बाइगा ट्राइब्स परफॉर्म करती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड हुआ था? 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से, ठीक है। पता होना चाहिए आर्टिकल 51A में है। कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से, USSR से लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे लिए गए थे। एंड उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। लेटर ऑन एक और ऐड हो गई थी 82nd 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। आजीविका, ओके, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है शायद। आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो आपको याद करना पड़ेगा 2011 में, ठीक है। द बिग डिपर इन इज एन एस्टेरिज्म formed by the seven brightest stars इन द कॉन्स्टेलेशन। तो बिग डिपर किसका होता है भाई एस्टेरिज्म? कौन से स्टार से फॉर्म होता है? ये होता है उर्सा मेजर से। उर्सा मेजर को इंडिया में क्या कहते हैं? इंडिया में इसको बोलते हैं सप्तऋषि। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? तो किससे बना होता है भाई? सेलुलोज। सेलुलोज तो प्लांट सेल का होता है भाई, है ना। ये पता होना चाहिए भाई, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल वॉल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेलुलोज होता है और ग्लाइकोजन पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। एक फंगाई का पूछ लिया जाता है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पेप्टिडोग्लाइकन का जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स गॉट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड टू पर्शियन? किसके कोर्ट में भाई? अकबर के कोर्ट में बहुत सारे थे, फैजी, अब्दुल कादिर बदौनी, इनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था रामायण और महाभारत को, किसमें? पर्शियन में। ये राइटर थे, वैसे तो अकबर के कोर्ट में बहुत सारे थे, फैजी वगैरह भी थे, बट अगर पूछा था किसके द्वारा ट्रांसलेट होता है, अब्दुल कदीर कादिर बदौनी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था रामायण और महाभारत को, किसमें? पर्शियन में, ठीक है। और किस मुगल एम्परर के अंडर? अकबर के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पार्टी वॉन द जलंधर लोकसभा बाईपोल इलेक्शन हेल्ड इन मई 2023? तो इसे आम आदमी पार्टी ने जीता था। नेक्स्ट है, in 1955 dash noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development। तो कौन सी कमेटी थी भाई जिसने प्रमोट किया था किसको? रूरल डेवलपमेंट को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर राइट आंसर है कार्वे कमेटी था, ठीक है। केलकर कमेटी एक विजय केलकर कमेटी थी भाई। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे क्या था? ट्रिपल पी मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ट्रिपल पी मॉडल क्या था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। सरकारी कमेटी इंपॉर्टेंट है किस लिए? इसने बताया था सेंटर स्टेट रिलेशंस को, इट वॉज अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, सरकारिया कमेटी। तो इसका राइट आंसर है कार्वे कमेटी, जिसने क्या बताया था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसे वो प्रमोट कर सकता है किसको? रूरल डेवलपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए सैटेलाइट इस CMS-01 दैट वाज लॉन्च बाय इसरो इन दिसंबर 2020? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बहुत सारी सैटेलाइट होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, जैसे दिखाएगा कम्युनिकेशन, नेविगेशन, डिफेंस सैटेलाइट्स भी होती हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था इसरो ने दिसंबर 2020 में। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, इन PPT व्हाट मेथड कैन बी यूज्ड टू मूव स्लाइड्स इफ योर हैंड्स आर ऑलरेडी ऑन द कीबोर्ड? भाई इसमें माउस व्हील कैसे करते हैं? कीबोर्ड पे है तो क्लिकिंग ऑन द स्लाइड थंबनेल यूजिंग द कीबोर्ड डायरेक्शनल बेट्स, है ना भाई, कीज से हम लोग आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौफ इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ डैश विच इज प्रैक्टिस्ड ऑन द फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग रमदान डेज। तो इसे देख के पता चल जाएगा भाई, ईद और रमदान डेज में, रमजान डेज में कहाँ का ये रौफ? ईदी है, जम्मू एंड कश्मीर का है रौफ, ठीक है। पुडुचेरी का अगर पूछा जाए तो एक बहुत फेमस डांस है गराड़ी, बहुत बार पूछ चुका है, और ये एक्चुअली माइथोलॉजी के ऊपर था, लॉर्ड रामा वगैरह की माइथोलॉजी के ऊपर ये एक तरह का डांस है, ठीक है। ले चंडीगढ़ में क्या फेमस है भाई? गिद्दा हो गया, लोहड़ी हो गया, ये सारे चंडीगढ़ में फेमस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरवेंशन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री इन द मनी मार्केट टू कीप मनी सप्लाई स्टेबल अगेंस्ट एक्सोजीनस और समटाइम एक्सटर्नल शॉक इज कॉल्ड। तो एक तरह की भाई डेफिनेशन होगी, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। हाउ डज द CPU डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच मेमोरी सेल? कैसे करती है भाई? बाय इट्स एड्रेस, ठीक है। कंप्यूटर भाई इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी इसका बहुत इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ आपको, स्पेशली जो CHSL टायर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, है ना। मैंने आपको बताया था 2022 में, 23 में कंप्यूटर बहुत टफ पूछी गई थी,
मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई थी CHSL टायर 2 के लिए कि उसमें कैसे आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कंप्यूटर के लिए, है ना। मैंने उसका रीज़न भी बताया था कि काफ़ी बच्चे उसमें मतलब मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। मैंने बताया था शायद 14.5 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे फॉर जनरल कैटेगरी, है ना, क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप इसी में मतलब इसी में अगर अपने इतने मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप भले ही कितने मार्क्स लिया हो, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे बच्चे, बट फिर कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो कोई पोस्ट नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो कंप्यूटर को आपको टाइम देना पड़ेगा, रिवाइज करिए, मॉक में क्वेश्चंस लगाइए, एंड अलग से बुक में जो क्वेश्चन अभी रिसेंट में रिपीट हुए हैं वो देखिए, ठीक है। क्योंकि पिछली बार विंडोज़ MS डोज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, सॉफ्टवेयर पे बहुत क्वेश्चन आए थे। तो एक कंप्यूटर को भी सीरियस लेना भाई, खासकर जिसका CHSL टायर 2 है, और अब तो सीजल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एक बार कोर्स ज़रूर करना है इसका, एक बार शॉर्ट में कोर्स कर लो, नोट्स बना लो और रिवाइज करते रहो इसको, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको ज़रूर देखना। नेक्स्ट खेलते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, है ना। कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस है भाई, टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। यही सारे क्वेश्चन इस शिफ्ट में थे। बाकी भाई इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको पहले ही बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सीजल में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये रूल्स बताए, ये इंडियन फुटबॉल IFAB, इसके जो फुटबॉल वाला हो गया, है ना। मैंने उस टाइम पे भी एनालिसिस कराए थे CHSL के, जब डे शिफ्ट एंड होता था तो डेली में डे एंड में आपको उस दिन के सारे क्वेश्चंस कराता था और उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही बताता था। तो आप देखोगे अगर जाके, तो मैंने उसमें बहुत सारा फुटबॉल का बताया था, और यही क्वेश्चन उससे पहले एक दिन मैंने बताया था कि रिपीट ज़रूर होगा, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लेंथ ज़रूर पूछी जाएगी, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है भाई एनालिसिस, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यही आपसे पूछ लेगा 120 मीटर या 90 मीटर। तो इंपॉर्टेंट है भाई सारे प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। सिर्फ GK GS के ही नहीं, बाकी आपके क्वांट के हो गए, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश के हो गया, उसको ज़रूर सॉल्व करना भाई, है ना। बाकी मॉक लगाते रहो भाई, रिवीजन करते रहो, है ना। होपफुली 1 सितंबर से आपके सीजल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी के एक दो दिन मतलब स्टार्टिंग में या फिर एंड में आपको CHSL टायर 2 का भी आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। बाकी CPO वालों के लिए भाई फिजिकल की तैयारी करते रहो अपना, है ना। वेट मत करो रिजल्ट वगैरह का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।